हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल एकलव जीएस वर्ल्ड थिंक डिफरेंट एंड गो अहेड। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि 1885 से लेकर के 1947 के बीच में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें 1885 के बारे में बताए थे। आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी, है ना। भारत आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। तो इस बीच में हम लोग करीब 1885 से लेकर के 1916 तक देख चुके थे। 1885 से लेकर 1885 से लेकर के 1916 के बीच देख चुके थे। इसमें हम लोगों ने देखा था जो 1885 कांग्रेस फाउंडेशन मतलब कांग्रेस की नींव पड़ी थी, कांग्रेस का स्थापना हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने थे और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। उसके बाद हम लोग बात किए थे, फिर 1886, 87, 88 लगातार मीटिंग हुआ, है ना। 85, 86, 87, 88 में लगातार मीटिंग हुआ और उसके बारे में बता दिए थे कौन अध्यक्ष बने थे, है ना, कहाँ मीटिंग हुई थी। और इसमें दादा भाई नौरोजी का बहुत ही बड़ा योगदान था। इसमें बताए भी थे कि यदि पूछा जाएगा हमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे, तो अंग्रेज थे, है ना, ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम थे। और यदि हमें पूछा जाएगा कि अंग्रेज भारतीय मतलब संस्थापक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी और दिलचा इदुल्चु वाचा का नाम लेंगे, जो पारसी थे, जो क्या थे, पारसी थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे 1905 में, जो बंगाल विभाजन हुआ था, है ना। और इस समय में जो गवर्नर जनरल कौन थे, कर्जन। कौन थे, कर्जन। गवर्नर जनरल कौन थे, कर्जन थे। और इस समय में जो भारत जो बंगाल है ना, बंगाल विभाजन मतलब बंगाल जो था उसको दो भागों में बांट दिया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जिसको ढाका बोला जाता था, जिसका बाद में नाम ढाका हो गया। और जो वेस्ट बंगाल अभी वर्तमान में भारत में है ना, ममता बनर्जी सीएम है, कलकत्ता के नाम से था बाद में। और जो ईस्ट बंगाल का जो इतिहास है वो ये है कि 1947 में वो क्या हो गया, तो पाकिस्तान के सीएम चला गया था और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। फिर 1971 में आज़ाद कर दिया गया, है ना। इंदिरा गांधी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। उस समय में जो बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता थे वो कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान। और इस तरह से उसका नया बांग्लादेश नाम पड़ा। उसके बाद हम लोग बात किए थे 1909 में, है ना, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसके समय में आया था, मार्ले मिंटो के समय में। किसके समय में आया था, मार्ले मिंटो। इसमें बताए भी थे यदि दो नाम रहेगा तो एक नाम क्या हो जाएगा, भारत सचिव, और दूसरा नाम जो होगा वो गवर्नर होगा। जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड कौन हो जाएगा, आपको गवर्नर जनरल या वाइसरॉय बोलेंगे। ये देखे था ना। और यदि हम बोलेंगे कि जो 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम था, जो बहुत ही घातक था देश के लिए, तो वही जो है भारत विभाजन की जो नींव जो पड़ा था, हम लोग बोलेंगे 1909 का मार्ले मिंटो। और फिर 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, इसको लेकर के 1906 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के प्रयास से क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, है ना। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, तो 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में। बताए थे कलकत्ता के टाउन हॉल में जो देश के बड़े बड़े लीडर थे कांग्रेस को, उसको बुला करके मीटिंग किया गया और अंततः स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, है ना। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बहुत बड़ा रोल था। फिर उसके बाद 1905 में हुआ। उसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन को क्या किया गया, वापस कर लिया गया। लेकिन वो विभाजन तो हो गया था। फिर आपको 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ बनी, दिल्ली। कहाँ बनी, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और फिर 1911 में भारत राजधानी कहाँ बनी, नई दिल्ली बनी। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो 1912 में, है ना, दिल्ली दरबार के बारे में। किसके बारे में, 1911 की 1912 होगा दिल्ली दरबार। जो दिल्ली दरबार के बारे में हम लोग बता रहे थे 1911 होगा कि 1912 होगा। तो इसमें जो दिल्ली दरबार है, आपको 1911 में बंगाल विभाजन को वापस किया गया और 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था, क्योंकि भारतीयों के बीच में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जो है ना, देश की स्थिति क्या थी, पूरा उग्र हो गया था। और स्वदेशी मूवमेंट भी उसी का परिणाम है। और उसके बाद फिर आपको एक, हम बोल सकते हैं, एक लॉलीपॉप की तरह बंगाल विभाजन को वापस कर दिया गया। लेकिन वापस करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या फ़ायदा होगा, जब विभाजन हो गया तो विभाजन हो गया। और 1911 में दिल्ली दरबार में कौन आए थे, आपको
ब्रिटेन के जो राजा थे जो उसका नाम था जॉर्ज पंचम। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम, फिफ्थ को पंचम बोलते हैं। और साथ में आई थी क्वीन मेरी। क्वीन कौन आई थी? मेरी। जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी आई थी। और दिल्ली दरबार के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रकार का जो भारत का जो मैप है, भारत का मैप है। तो आपको मालूम होगा जो बंगाल है ना, कलकत्ता, तो भारत की राजधानी कलकत्ता थी। जो भी ट्रेड होता था, है ना, जो भी डिसीजन लिए जाते थे, जो कलकत्ता क्या था? मुख्य केंद्र था। क्या था? मुख्य केंद्र। लेकिन जब बंगाल विभाजन के बाद जब विद्रोह हुआ तो चारों साइड से विद्रोह होने लगा। तो विद्रोह होने के कारण कलकत्ता को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? दिल्ली में। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? दिल्ली में। कहाँ शिफ्ट कर दिया? दिल्ली में। और दिल्ली दरबार जो हुआ तो उसमें जॉर्ज पंचम आए हुए थे, है ना। और इसके बाद भारत की राजधानी कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई। कहाँ चली गई? दिल्ली। दिल्ली चली गई। फिर 1912 में आपको बिहार बना। जो बंगाल है, जैसे बंगाल है ना, तो बंगाल तो वो 2 भाग में डिवाइड हो ही गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। इसके बाद क्या किया गया? जो बंगाल था ना, जो बंगाल था उसके ऊपरी भाग जो उसको क्या किया गया? बिहार बना दिया गया। और जो नीचे भाग है उसको उड़ीसा। तब तक उड़ीसा नहीं बना था, है ना। लेकिन 1912 में पता ही होगा, 1912 में बिहार का निर्माण हुआ। हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। और 1912 में क्या बना? बिहार बना। कब क्या बना? बिहार बना। तो यहाँ तक ये घटना थी। आगे इसमें हम लोग बात करेंगे जो 1913 है ना, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। 1913 में, तो 1913 में क्या हुआ था? गदर पार्टी का स्थापना। गदर पार्टी, है ना, 13 ही होगा, गदर पार्टी की स्थापना। और गदर पार्टी की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। और इसके साथ में और भी थे, वो संपूर्णानंद सिंह थे, है ना। इसका नाम था संपूर्णानंद सिंह। और एक और व्यक्ति थे, करतार सिंह। कौन थे? करतार सिंह। यही सब मिल करके क्या किया था? गदर पार्टी का स्थापना। और गदर पार्टी की जो स्थापना किया था, यहाँ नहीं किया था, विदेश में। कहाँ किया था? और उस जगह का नाम था सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम था? सैन फ्रांसिस्को। और ये कहाँ? USA, अमेरिका में। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी भारतीयों के द्वारा हुई थी, जिसमें लाला हरदयाल थे, संपूर्णानंद सिंह थे, करतार सिंह थे, है ना। अब तुम बताओ कि भारत कोई पार्टी की स्थापना भारतीयों के द्वारा हुई अंग्रेज से लड़ने के लिए। ये भी पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी? अंग्रेज से लड़ने के लिए। और विदेश में क्यों हुई? विदेश में वो जो भारतीय विदेश में थे, है ना, और वो भी चाहते थे और भारत के हम लोग बाहर रहेंगे तो देश प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जो भारत से बाहर थे, अब जैसे यही लोग लाला हरदयाल सब गदर अमेरिका में थे उस समय में, लेकिन उन्होंने इस पार्टी का स्थापना इसलिए किया क्योंकि भारत में जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे, है ना, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। और उस समय तक 1907 में 2 गुट हो गया था, बताए थे, जो सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत डिवाइडेशन, या उसी को क्या बोलेंगे? कांग्रेस का विभाजन या सूरत विभाजन। 1907 में नरम दल गरम दल, है ना, एक लाल गोपाल सिंह गोखले का गुट हो गया था, एक लाल बाल पाल का गुट हो गया था। और कोई भी जो मूवमेंट होता है, कोई भी जो आंदोलन है, यूथ के बिना नहीं होता, है ना, यूथ के बिना नहीं होता। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। अब कुछ ऐसे लोग हैं कि जो गांधी जी से ज़्यादा योगदान किसका बताते हैं? भगत सिंह का। तो वो तो मेंटलिटी ये होता है ना कि कोई भी चीज़ को क्विक चाहते हैं, मतलब आग्रह करके नहीं चाहते हैं कोई चीज़। आज़ादी जो है, गांधी जी का जो गुट था, गोपाल सिंह गोखले का गुट था, वो क्या था? वो नरम थे, मॉडरेट थे। वो मतलब आग्रह करके, प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट करके, है ना, भूख हड़ताल करके, इस प्रकार से चाहते थे अंग्रेज़ को यहाँ से भगा दें। और एक जो गरम दल के थे, है ना, वो लोग चाहते थे हम लोग अंग्रेज़ को, मतलब जिस प्रकार से अंग्रेज़ हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, बिहेव है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक रूप से उसके साथ मतलब रिएक्शन करके उसको भगाया जाए। तो जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी विदेश में हुई थी, अमेरिका में। अमेरिका किस जगह पे? सैन फ्रांसिस्को में। और इसका काम क्या था कि भारत में जो क्रांतिकारी लड़ते हैं, जैसे INC एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, है ना, बहुत बड़ा क्या था? फेस था अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। जो सबसे, हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था? एक बहुत बड़ा फेस था, चेहरा था भारत के क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए।
तो ये जो गदर पार्टी था कि भारत में जो क्रांतिकारी लड़ रहे हैं, चाहे वो नरम दल के हो, गरम दल के हो, है ना, कांग्रेस के बैनर थे, उसको फंडिंग करना। फंडिंग मतलब समझ रही है, पैसा रुपया से मदद करना, पैसा रुपया से मदद करना, मतलब आर्थिक सहायता करना, आर्थिक सहायता करना, आर्थिक सहायता करना। तो ये लोग जो वहाँ पे मतलब जो भारत के लोग थे, वहाँ जो वो लोग कलेक्शन होता था, जो डोनेशन होता था, चंदा होता था, तो पैसे की भी आवश्यकता है ना, कोई भी काम करने के लिए, किसी से लड़ने के लिए, है ना, सामाजिक मजबूती भी चाहिए, आर्थिक मजबूती चाहिए, राजनीतिक मजबूती भी चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, फंडिंग करते थे भारतीय क्रांतिकारियों को। तो एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि बैकबोन ऑफ द मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ था उसका बैकबोन बोल सकते हैं, क्योंकि पीछे से मदद करते थे। कैसे मदद करते थे, पीछे से मदद करते थे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1915 के बारे में। और फिर 1915 में क्या हुआ था, बताए थे कि 1915 में जो 9 जनवरी को गांधी जी क्या हुआ, 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, है ना। तो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, है ना, प्रवासी भारतीय दिवस मनाए थे। और गांधी इसके बाद ही गांधी युग शुरू होता है, स्टार्ट गांधीयन युग, स्टार्ट गांधीयन युग, गांधीयन एरा बोल सकते हैं, युग को क्या बोलते हैं, एरा। और आपको तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी जब भारत आए थे तो सबसे पहले कहाँ भाग लिए थे। ये नहीं बोलना लखनऊ में भाग लिए, चंपारण नहीं बोलना, ठीक है, थोड़ा सा ये नहीं बोलना कि लखनऊ में चले गए थे, चंपारण चले गए, क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले जो मीटिंग में भाग लिए थे वो भाग लिए थे आपको कहाँ, वो लिए थे बनारस में। कहाँ लिए थे, बनारस में, BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले जो सभा में उनको तो क्रांति करने का आदत तो वहीं से हो गया था, अफ्रीका से ही। अमेरिका में जो रेसिज्म होता था, भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, गोरे कालों में जो था, वहीं से वो स्टार्ट कर दिए थे इस भेदभाव मिटाने के लिए। हाँ, ट्रेन से। और ट्रेन से जो फेंका गया उस स्टेशन का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम था, सेंट पीटर्सबर्ग। और गांधी जी जो आश्रम का स्थापना किए थे वो कहाँ किए थे, टॉलस्टॉय में। कहाँ किए थे, टॉलस्टॉय में। टॉलस्टॉय नामक स्थान पर क्या किए थे, आश्रम के स्थान। और आश्रम का क्या नाम था, फिनिक्स फॉर्म। क्या नाम था, फिनिक्स फॉर्म। क्या नाम था, क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं, 9 जनवरी 1915 से पहले ये साउथ अफ्रीका में, ये सब नाम तुमको इंडिया में मिलेगा, सेंट पीटर्सबर्ग, टॉलस्टॉय कहाँ मिलेगा, ये तो इंग्लिश नाम है। मतलब 1915 से पहले बता रहे हैं कि जो सेंट पीटर्सबर्ग में ही क्या किया था, एक क्लास बॉगी में गांधी जी बैठ गए थे तो अंग्रेजों ने उसको क्या किया, बाहर फेंक दिया। तो उस स्टेशन का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। और जब पूछा जाएगा कि और वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना किए थे गांधी जी साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम था फिनिक्स फॉर्म। और वो कहाँ किया थे, टॉलस्टॉय में। कहाँ किए थे, टॉलस्टॉय में। ये तो यहीं से गांधी युग शुरू होता है। क्या शुरू होता है, वैसे तो हम लोग 1917 से बोलते हैं, 1917 से 1947 के बीच, है ना, गांधी युग। इसको क्या बोलते हैं, गांधी युग। उसके बाद प्रथम जो भाग लिए थे वो कहाँ लिए थे, BHU में। कहाँ भाग लिए थे, बनारस हिंदू प्रथम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार मीटिंग में कहाँ भाग लिए थे, बनारस, BHU में। और उसके बाद मालूम है कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जिसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता हुआ, है ना। और लखनऊ समझौता में क्या हुआ, 2 चीज़ हुआ। एक ये हुआ कि जो 1906 में जो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, भारतीय मुस्लिम लीग की, और स्थापना कौन किए थे, आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन बने थे, वो आगा खां। और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थापना कहाँ हुआ था, ढाका में। और जब पूछेगा मुख्यालय कहाँ था, हेडक्वार्टर, तो लखनऊ। जब बोलेगा स्थापना कहाँ हुआ तो ढाका, और जब बोलेगा मुख्यालय कहाँ था तो लखनऊ। ठीक है, दोनों अलग है। तो जो मुस्लिम लीग थे, है ना, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते थे, रिप्रेजेंटेशन करते थे, तो उनका बात को अंग्रेज़ नहीं सुनते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब था, पारसी जैन सब था, है ना। लेकिन जो मुस्लिम लीग नया बना था, उनकी बातों को अंग्रेज़ वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन 1909 में जब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आया तो इससे थोड़ा सा बल मिला, किसको, मुस्लिम लीग को। क्यों, उसमें क्या था बताए थे
कि जहाँ पे मुस्लिम संख्या ज़्यादा था वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किसको दिया गया, मुस्लिम को, और जहाँ हिंदू था हिंदू को। इससे लगा मुस्लिम लोग को कि अब हमको लगता, और वहीं से भारत की जो अखंडता पर हमला किया गया, मतलब भारत का जो विभाजन 1947 में उसका बीज वहीं बो दिया गया, है ना। तो मुस्लिम लीग की जो बात नहीं सुनी जा रही थी, तो इस बात को बाल गंगाधर तिलक जो है ना, जो लाल बाल पाल का एक पार्ट है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। और उन्हीं के प्रयास से 1916 में INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग, समझ जाना है ना। INC इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, IML मतलब इंडियन मुस्लिम लीग, ये दोनों का क्या हुआ, एक समझौता हुआ। क्या हुआ, समझौता हुआ। साथ ही यहाँ लिखे दिख रहा, साथ ही जो 1907 में नरम दल जिसको मॉडरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडरेट, और गरम दल जिसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, दोनों में जो फूट हुआ था, है ना, विभाजन हो गया था, डिवाइडेशन हो गया था या स्प्लिट हो गया था सूरत में। उस समय में अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, रास बिहारी घोष, याद रखना। सूरत विभाजन में कौन थे, रास बिहारी घोष। और ये दोनों मिले कहाँ, कब मिले, 1916 में। तो दो चीज़ हुआ, एक नरम दल गरम दल में समझौता, एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, और बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको ही बोला जाता है लखनऊ पैक्ट। क्या बोला जाता है, लखनऊ पैक्ट, मतलब लखनऊ समझौता। क्या बोला जाता है, लखनऊ समझौता। और इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे, याद रखना, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, नहीं याद रहेगा, अंबिका चरण मजूमदार। अब याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये याद नहीं कर अंबिका चरण मजूमदार, कोई एक याद कर लो, या अंबिका याद कर लो, या चरण याद कर लो, या मजूमदार। तुमको तो ऑप्शन में रहेगा अंबिका चरण मजूमदार, कुछ हो तो टकराएगा, अंबिका तो अंबिका मार देंगे, समझ में आया ना, जो हिट करेगा ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1907 में अभी तो बताएं, सूरत में रास बिहारी घोष, रास बिहारी, ये इस भी जो है ना हम इसका लिख देंगे। उसके बाद आपको 1917 बहुत फेमस है ना, चंपारण। और एक चीज़ कहना भूल गए, 1916 में ही आपको कौन मिले थे गांधी जी से आकर के, राजकुमार शुक्ल। और ये क्यों मिले थे, जो चंपारण बिहार में गांधी जी किसानों के साथ जो अत्याचार होता, कैसा अत्याचार, 3 कट्ठा पद्धति वाला। 3 कट्ठा पद्धति में क्या है, तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो किसानों को ज़बरदस्ती 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती नील की करना पड़ता था। और किसानों, और तो अंग्रेज़ को तो फ़ायदा था, है ना, वो उससे नील तैयार कर लेते थे, उसको मार्केट में बेच लेते थे। लेकिन किसानों को ये था कि नील की खेती करने से ज़मीन जो है बंजर हो जाती थी। ज़मीन क्या होती थी, बंजर, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी। और अंग्रेज़ फिक्स कर दिया था कि आपको 3 कट्ठा से कम में करना ही है, आगे हो सकता है 2 कट्ठा नहीं हो सकता। और इसी के लिए जो वहाँ के चंपारण के ही बहुत उस समय के नेता थे, है ना, अच्छे नेता थे, राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से मिले, क्योंकि गांधी जी तो बहुत फेमस होते गए थे साउथ अफ्रीका में, है ना, गोरे कालों का जो बहुत भेदभाव होता था, तो गांधी जी बहुत फेमस थे। तो उनको लगा कि गांधी जी इस चीज़ का निवारण कर सकते हैं, तो गांधी जी ने वहाँ पर क्या किया, जाके अनशन किया, और अंततः अंग्रेज़ों को मानना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। समझ आया। 1917 में जो चंपारण आंदोलन बहुत फेमस है ना, चंपारण मूवमेंट। और यहाँ पर गांधी जी आए थे, है ना, गांधी जी आए थे। चंपारण जो है ना, जो नेपाल से, अब चंपारण 2 पार्ट में हो गया, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, पूर्वी पश्चिमी। पूर्वी को मोतिहारी बोलते हैं, पश्चिमी को बेतिया। और तो अंग्रेज़ों को क्या हुआ, झुकना पड़ा अंततः, और फिर चंपारण आंदोलन क्या हुआ, सफल हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भारत में गांधी जी का, इसको याद रखना, भारत में गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था, चंपारण। सफल सत्याग्रह कौन था, चंपारण। कौन था, चंपारण आंदोलन, मतलब इसमें विजय हुआ गांधी जी का 1917। अब हम लोग आएंगे 1918 में। तो इसके बाद गांधी जी का 2 और आंदोलन हुआ 1918 में। एक आपको हुआ, पहला जो हुआ याद रखना, पहले अहमदाबाद हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर
मिल मजदूर आंदोलन। और दूसरा आपको हुआ खेरा सत्याग्रह। क्या हुआ? खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह या आंदोलन भी बोलेंगे, सत्याग्रह को या आंदोलन बोलते हैं। ये भी 1918 और ये भी 1918। इसमें क्या हुआ था कि 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था। प्लेग जानती है, चूहा से होता है। 1947 में अहमदाबाद में क्या फैल गया था? प्लेग। तो प्लेग फैल जाने के बाद क्या हुआ? हाँ, प्लेग बीमारी है जो चूहा से फैलता है। किससे फैलता है? चूहा से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोरोना वायरस चमगादड़ से आया है, उसी प्रकार इस प्रकार से, है ना। तो प्लेग फैल जाने के कारण क्या हुआ 1917 में कि जो मिल में मजदूर थे उसको अंग्रेज़ के द्वारा बोनस मिलने लगा। क्या मिलने लगा? बोनस। 1917 में प्लेग फैला और तो क्या मिलने लगा? बोनस, है ना। महामारी फैल गई। लेकिन जैसे ही 1917 ख़त्म हुआ, 1918 आया, बोनस को क्या किया गया? बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और इसी के लिए क्या हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, जिसमें गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल की। प्रथम बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रथम बार भूख हड़ताल पे कब बैठे थे? तो 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर के समय में, है ना। अहमदाबाद मिल मजदूर की जो घटना है 1918 में, ये दोनों गुजरात में ही है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? और खेरा भी कहाँ है? गुजरात में। दोनों गुजरात में ही है। कहाँ पे? 1917। देखो 1917 में प्लेग फैला। एक बार सुनो, 1917 में क्या फैला? अहमदाबाद में प्लेग। तो प्लेग की जो महामारी फैली, है ना, तो होता है ना कि सरकार देखा होगा कि मतलब कोरोना ही हुआ तो सरकार की तरफ से बहुत सारा मिलता है ना कि इतना दिन तक चलो क्या कहते हैं, राशन फ्री, ये फ्री, वो फ्री। उसी प्रकार जब महामारी हुआ तो महामारी में क्या होता है? सब कुछ बंद हो जाता। तो अंग्रेज़ों की तरफ से जो है जो मज़दूर था, मिल मज़दूर, तो मिल मज़दूर कौन था? अंग्रेज़ तो था नहीं, भारत के लोग ही मिल मज़दूर काम करते थे, मज़दूरी का। और उस दिन बताए भी थे कि जो सी ग्रेड तक का ही नौकरी दिया जाता था। किसको? भारतीयों को। खास करके जो डी ग्रेड, ई ग्रेड का नौकरी था वो किसको मिलता था? भारतीयों को। झाड़ू पोछा, जो निम्न वर्ग का काम है। सी ग्रेड उन भारतीयों को मिलता था जो थोड़ा चापलूस टाइप का था। अब बी ग्रेड, ए ग्रेड मिलता ही नहीं था। बी ग्रेड में ऑफिसर रैंक के लोग थे, और ए ग्रेड में उससे भी बड़ा जो डिसीजन मेकिंग का काम करते थे। किसका काम करते थे? डिसीजन मेकिंग का। तो महामारी आया तो फिर अंग्रेज़ की तरफ से बोनस मिला, और उस बोनस को 1918 में क्या किया? अंग्रेज़ ने बंद कर दिया। तब उस समय में जो अहमदाबाद मिल मजदूर थे वो क्या किए? विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया। और उनका साथ किसका मिला? गांधी जी का। तो गांधी जी उसमें बहुत चर्चित थे, तो गांधी जी का। और इसी समय में गांधी जी प्रथम बार भूख हड़ताल किए थे। प्रथम बार पूछा जाता है कि गांधी जी भारत में, ऐसे पूछेगा तब लिखना है, गांधी जी प्रथम बार भारत में भूख हड़ताल कब किए थे? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय में प्रथम बार भूख हड़ताल, प्रथम बार भूख हड़ताल किए थे, प्रथम बार भूख हड़ताल किए थे। समझ में आया? और फिर उसके पुनः कुछ दिन के बाद 1918 में खेरा आंदोलन हुआ। ये भी गुजरात में ही है। इसमें क्या हुआ था? अच्छा, तुम लोग को कर्म देगा, है ना, क्रोनोलॉजी समझते हो ना, क्रोनोलॉजी। तो पूछेगा कौन पहले? तो पहले ये दोनों 1918 में ही। पहले कौन? अहमदाबाद, तब खेरा। इसमें क्या हुआ था? कर नहीं आंदोलन। इसको जाना जाता है कर नहीं आंदोलन। कर नहीं आंदोलन, कर नहीं आंदोलन किसके द्वारा? किसानों द्वारा। किसके द्वारा? किसानों द्वारा। इसको यदि याद रखना अहमदाबाद मिल मजदूर, तो बोनस से याद रखना है कि प्लेग फैल गया था, बोनस मिल रहा, तो बोनस को अंग्रेज़ क्या किया? बंद कर दिया। और जब गांधी जी आए, है ना, तो गांधी जी आए जब मजदूरों को समझाए तो 35% पर मानने के लिए 35% पर गांधी जी ने समझौता किया, लेकिन मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं थे। मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं थे, और फिर बाद में अंग्रेज़ को झुकना पड़ा। 1918 में कर नहीं आंदोलन किसान के द्वारा हुआ। क्या था कि 1917 से 18 के बीच क्या हुआ था कि फसल जो है ना, फसल ठीक से नहीं हुआ था किसानों का, है ना। मौसम अनुकूल नहीं था तो फसल नहीं हुआ। और अंग्रेज़ तो मालूम है कि टैक्स लेती थी, है ना, भारतीयों से, किसानों से, मजदूरों से, व्यापारी वर्ग से, सबसे टैक्स लेती थी। कर इसको मिटा देते हैं। तो सबसे जो टैक्स लेते थे, है ना, अंग्रेज़ों के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था, तो किसान को तो फसल हुआ नहीं, मौसम अनुकूल रहा नहीं। 1917-18 में तो किसान की फसल की बर्बादी हुई, और किसान का जो फसल उत्पादन ठीक से नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेज़ जो है वो अपना कर को घटाया नहीं,
कर को घटाया नहीं। और अंग्रेज़ जो है वो तो रूल्स करते थे हमारे ऊपर, है ना, वो ज़बरदस्ती करने के लिए तैयार थे। तो इसके लिए फिर गांधी जी आए। खैरा में कौन आए? खैरा भी कहाँ है बाबू? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और ये भी 1918 में हुआ, याद रहेगा ना। पहले अहमदाबाद तब खैरा। और फिर गांधी जी का साथ मिला। क्या साथ मिला? कि हम कर नहीं देंगे। किसान क्या बोला अंग्रेज़ को? कर। इसी को बोलते हैं खेरा सत्याग्रह को कर नहीं आंदोलन चलाया। कर नहीं, और ये भी सफल हुआ। ये भी क्या हुआ? सफल हुआ। और इसको खेरा आंदोलन को इसके बाद मालूम होगा 1920 में क्या हुआ था। 1919 को 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो हम लोग बोल सकते थे कि इसको जो प्रथम असहयोग आंदोलन बोला था। असहयोग आंदोलन तो इसे 1920 में हुआ, लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रथम असहयोग आंदोलन इसको कहा जाता है। इसको प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत समझने में? कहानी की तरफ बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना भी चीज़ बता रहे हैं समझ लो ये जीके ही है, और इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। हो सकता है रेयर पूछ दे, लेकिन जो बता रहे हैं हम जो लेक्चर दे रहे हैं समझो कि इसी से आएगा। और जो कहीं पर भी कोई मिस होगा तो रिकॉर्डिंग है, सुन सकते हैं क्या। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी। एक्ट मतलब अधिनियम। मॉन्टेग्यू कौन हुआ? बोलो। भारत सचिव। क्या हुआ? भारत सचिव। क्या हुआ? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड गवर्नर या वायसराय। गवर्नर या वायसराय बोलो। गवर्नर या वायसराय। तो 1909 को भारत क्या बोला जाता? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारा हुआ। एक चीज़ और याद करना, जो प्रांतीय है ना, हम लोग बोलते हैं ना केंद्र में द्वैत शासन, तो प्रांत में द्वैत शासन। प्रांत में द्वैत शासन कब हुआ था? 1919 में। एक है प्रांत में द्वैत शासन, एक है केंद्र में द्वैत शासन, एक है प्रांतीय स्वायत्तता, है ना। तीनों अलग है। जब बोलेंगे प्रांत में द्वैत शासन तो 1919, और जब बोलेंगे केंद्र में द्वैत शासन, डायरकी, केंद्र में द्वैत शासन, तो क्या बोलेंगे? 1935। द्वैत को बोलते, द्वैत शासन जो है, द्वैत मतलब होता है डायरकी। डायरकी मतलब दो प्रकार का शासन। कितने प्रकार का शासन? दो प्रकार से, जो डायरकी बोलते हैं। तो ये तो ऐसे बता दिए। इम्पोर्टेंट क्या है वो अब बताने जा रहे हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो है वो बताने के लिए जा रहे हैं। आपको इसमें देखिए 1919 में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमको पढ़ना है वो है आपको रॉलेट एक्ट। क्या पढ़ना है? रॉलेट, जिसको काला कानून बोलते हैं। रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ के द्वारा लाया गया एक काला कानून। ये क्या था? ब्लैक एक्ट, काला कानून। क्यों था काला कानून? ये इसलिए काला कानून था, इसमें न ही इसको बोला जाता है न अपील, न वकील, न दलील, है ना, न दलील। ये ऐसा कानून था, इसमें न आप अपील कर सकते हैं, न वकील रख सकते हैं, न दलील कर सकते हैं। जिसको है ना हम लोग बोलते हैं ना कोई दलील देना, अपना पक्ष रखना, वो भी आप नहीं कर सकते। और ये बहुत ही खतरनाक कानून था। और इसके लिए पूरे देश में विद्रोह हुआ, है ना। पूरे देश में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। और एक दिन की बात है 1919 में ही, है ना, अप्रैल के माह में, जब दो क्रांतिकारी नेता, कौन? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। इसको मिटाएं नीचे। तो ये काला कानून बहुत खतरनाक कानून था, है ना। और इसके विरुद्ध में पूरा देश में विद्रोह हुआ, है ना। और इस दौरान दो क्रांतिकारी नेता, है ना, जो बहुत फेमस थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया। और तो आंदोलन और भी क्या हो गया? हिंसक हो गया, है ना। और इसके बाद गांधी जी एवं और भी जो क्रांतिकारी नेता थे, क्रांतिकारी लीडर थे, उन्होंने क्या किया? अमृतसर में जिसको हम लोग जालियांवाला बाग भी बोलते हैं, उसमें क्या किया? एक मीटिंग रखा गया। क्या किया गया? मीटिंग रखा गया। क्या रखा गया? मीटिंग रखा गया, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। एक मीटिंग रखा गया 13 अप्रैल 1980, बता रहे हैं इसके बारे में, है ना जस्ट। तो आगे क्या हुआ इसमें कि जो डॉक्टर सत्यपाल है और सैफुद्दीन किचलू दोनों गिरफ्तार कर लिया गया, और इसी को लेकर के अमृतसर के जालियांवाला जो बाग है, जालियांवाला बाग है, इसमें गांधी जी और बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं ना, इसमें एकजुट होकर के वहाँ पे क्या किए, बैठे। और जो जालियांवाला बाग है हमारा इस प्रकार से है, इसमें 2 गेट हैं। कितने गेट हैं? 2 गेट हैं। तो जैसे कि अभी भी क्या है, बहुत देश में ज़्यादातर तो देशभक्त ही बोलेंगे, लेकिन कुछ तो गद्दार भी है ना, हर समय होता है। तो उसी में एक हंसराज नाम के व्यक्ति थे जो भारतीय ही थे, लेकिन वो क्या करते थे, अंग्रेज़ को गुप्त सूचना देते थे गद्दार के रूप में, और गुप्त सूचना देते थे ना, क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो यहाँ जो मीटिंग कर रहे थे, यहाँ पे जो मीटिंग कर रहे थे किसके विरुद्ध में, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, 9 अपील 9 वकील 9 दलील, और साथ ही सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, और भी आक्रोश हो गया। तो जो इसमें क्या किया गया कि जो एक हंसराज नाम के व्यक्ति थे, हंसराज के व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, अंग्रेज को गुप्त सूचना देते थे, मतलब एक गद्दार टाइप के थे। कैसे थे? गद्दार टाइप के। तो हमें जैसा फैक्ट मिला है ना इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या किया अंग्रेज, जैसे ही यहाँ मीटिंग हो रही थी, एक गेट को क्या किया गया, बंद कर दिया गया। क्या किया गया? बंद कर दिया। और यहीं पर एक कुआं है, यहाँ पर क्या है, कुआं है। मालूम होगा कि बहुत सारे जब जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाएगी तो बहुत लोग क्या किए, कुआं में कूद गए। कहाँ कूद गए? कुआं में, मतलब जान बचाने के लिए। और कुआं इतना बड़ा था कि कूदने के बाद बचे भी नहीं, कूदने के बाद बचे भी नहीं। तो बहुत चल रहा है ना, तो बहुत ऐसे क्रांतिकारी थे। तो इसमें आगे बताते, तो इसमें क्या क्या जो जनरल डायर नाम सुनिए होगा, जनरल डायर। तो जनरल डायर नाम के व्यक्ति क्या किए, वो एकाएक क्या किए, जो फायरिंग का आदेश दे दिए, मतलब गोली चलाने का आदेश दे दिए। मतलब ब्रिटिश अधिकारी थे, है ना, ब्रिटिश अधिकारी थे। वो क्या किए, जो सैनिक थे, पुलिस थे, उसको जो निहत्थे, मतलब वहाँ पर बैठे हुए थे अनशन पे, है ना, शांतिपूर्ण रूप से विरोध कर रहे थे मीटिंग में। तो उसी वक्त जो जनरल डायर है वो क्या किए, अचानक गोली चलाने का आदेश दे दिए। और एक दरवाज़ा तो बंद था, और साथ ही ये जो हंसराज नाम का व्यक्ति था वो सूचना भी दे रहा था क्या हो रहा नहीं हो रहा, कितने लोग बाहर अंदर जा रहे हैं। और ये जो कुआं था, तो बहुत ऐसे क्रांतिकारी थे, वो जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, और लगभग वो भी क्या हुए, शहीद हो गए। तो इस प्रकार की घटना हुई, और इससे इतना आक्रोश हुआ देश में, इतना आक्रोश हुआ कि गांधी जी को 1920 में क्या करना पड़ा, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसी को बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोई दिक्कत? असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब हमें सहयोग नहीं करना। तो इससे पहले भी जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था सुरेंद्र बनर्जी के नेतृत्व में, है ना, 1905 में बंगाल विरोध के विरोध में, 1905 में ही हुआ था ना, 1905 में बंगाल विरोध के, बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में ही हुआ था ना स्वदेशी। उसमें भी क्या था कि जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी वस्तु था, उसका बहिष्कार करना था, बायकॉट करना था। और असहयोग में क्या हुआ कि विदेशी वस्तुओं का तो बहिष्कार करना ही है, साथ साथ उसको मन वचन से भी उसका साथ नहीं देना, उससे किसी भी प्रकार का आप समझौता से लेकर के किसी भी प्रकार की बात नहीं करना, है ना। मतलब स्वदेशी आंदोलन में सिर्फ वस्तु का बहिष्कार हुआ था। अब और भी बहुत सारे तरह से, साथ ही 1914 में आपको मालूम होगा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1914 से 1918। इसमें गांधी जी के कहने पे, सॉरी इसमें नहीं बोल रहे हैं, 1945 में बात है, 1945 की, 1939 से 1945 जो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें बहुत ऐसे भारतीय थे, है ना, जो अंग्रेज़ का जो ब्रिटेन जो लड़ रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व दोनों में ब्रिटेन शामिल थे। तो उसमें बहुत सारे भारतीय सैनिक गए उसके साथ लड़ने के लिए, ब्रिटेन के साथ में, है ना। तो ये सब जो है ना, इस प्रकार की जो सहायता देने से क्या किया, मतलब इनकार कर दिया। भारतीयों ने क्या किया, इनकार कर दिया। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। मतलब हमको किसी प्रकार का उसके सहयोग नहीं देना। तो ये था 1920 का असहयोग आंदोलन। बाद में क्या हुआ, जब थोड़ा मतलब आक्रोश धीरे धीरे जब बढ़ने लगा, है ना, जब कोई पूरे बायकॉट हो जाएगा तो
जो सामने जो पक्ष है, सामने जो है विपक्ष है ना, दोनों में क्या होगा, धीरे धीरे मनमुटाव, धीरे धीरे क्या होगा, आक्रोश बढ़ेगा। और आक्रोश बढ़ने के बाद क्या हुआ, 1922 में मालूम होगा है ना, गोरखपुर के कौन, चौरी चौरा नामक जगह में, चौरी चौरा नामक जगह में करीब 17 पुलिसकर्मियों को क्या किया, क्रांतिकारियों ने मार दिया। क्या किया, मार दिया। अंग्रेज पुलिसकर्मियों को क्या किया, मार दिया गया। और चौरी चौरा नामक जगह ही था ना, है ना, चौरी चौरा नामक 5 फरवरी शायद था। कौन सा तारीख था, 5 फरवरी 1922 में ही था, है ना, 1922 में। और उसके बाद क्या किया, चौरी चौरा नामक घटना, चौरी चौरा नामक जगह था, चौरी चौरा नामक जगह जो कहाँ पे है, गोरखपुर में। कहाँ पे है, गोरखपुर में। और जो पुलिस, जो एक थाना में क्या किया, आग लगा दिया गया, बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए। और इसी को लेकर के गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, है ना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का फॉलोवर थे, सत्य और अहिंसा को मानते थे, तो उन्होंने क्या किया, जब क्रांतिकारियों के द्वारा अहिंसक आंदोलन हुआ, बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए, थाने में आग लगा दिया गया, तो गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया गया। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, वापस ले लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया, तो 1922 में। क्यों, चौरी चौरा घटना के बाद। और चौरी चौरा घटना में क्या हुआ था, एक थाने में आग लगा दिया गया गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पे। और चूँकि गांधी जो तो अहिंसा नहीं, भारतीय के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा, भारतीय क्रांतिकारी जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, है ना, तो पुलिसकर्मी जो थे तो वो तो अंग्रेज भी होते थे ना, तो बहुत सारे भारतीय को भी शामिल किया जाता था। तो अंग्रेज पुलिसकर्मी साथ में कुछ भारतीय भी थे। तो इसी को लेकर गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिया, आंदोलन को वापस ले लिया। और फिर यहाँ तक, उसके बाद 1923 है, उसके बाद 1923 में क्या हुआ था मालूम होगा, स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। और कौन थे साथ में, चित्तरंजन दास, CR दास जिसको बोलते, CR दास। क्वेश्चन पूछा जाता था कि स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे, तो बोलना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास, दोनों मिलकर किए थे। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ छूट गया, 1916 में ही एक बहुत ही होम रूल आंदोलन के बारे में सुना होगा। किसके बारे में, होम रूल आंदोलन के बारे में। 1916 में एक चीज़ छूट गया है, होम रूल लीग। किसके बारे में, होम रूल लीग। तो होम रूल लीग के जो संस्थापक थे वो थे बाल गंगाधर तिलक एंड, और कौन थे, एनी बेसेंट। यही थे एनी बेसेंट थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो जो होम रूल लीग हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, है ना। और इन्होंने देखा कि और 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था, क्या, लखनऊ समझौता हुआ था। तो इनको लगा कि जो ज़मीनी स्तर पे है ना, गांव स्तर पे कुछ इस तरह का संगठन बनाया जाए ना, जिससे पूरे भारतीयों को हम एकत्र कर सके। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक लीग बनाया। लीग मतलब संघ होता है, जिसका नाम था होम रूल लीग। और इसके संस्थापक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। और इसका 2 मुख्यालय बना। कितना मुख्यालय बना, 2 मुख्यालय। तो जो बाल गंगाधर तिलक का जो मुख्यालय था वो था कहाँ था, पुणे में। कहाँ था, पुणे में। और जो एनी बेसेंट का जो कार्यालय या मुख्यालय बोले वो था मद्रास के अडियार में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था, पुणे में। और एनी बेसेंट का कहाँ था, मद्रास के अडियार में। और इसी और इसी समय में तिलक ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे थे, है ना, जिसका क्या नाम था, केसरी और मराठा से पत्रिका था, है ना, पत्रिका था। कौन कौन पत्रिका था, 2 पत्रिका चलाए थे, केसरी और मराठा। और केसरी और मराठा क्यों चलाए थे, भारत में जो क्रांतिकारी है ना, भारत के लोगों में देश
के प्रति मतलब देश के प्रति देश प्रेम को जगाने के लिए, देश प्रेम को जगाने के लिए दो पत्रिका निकाले थे, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा। केसरी जो था वो जो केसरी जो था आपका वो मराठी में था। किस भाषा में था? केसरी मराठी में। और मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया दो पत्रिका केसरी और मराठा, तो केसरी जो है किस भाषा में लिखा गया था? मराठी। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, जैसे बिहार का भोजपुरी है। और मराठा किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी। साथ ही एनी बेसेंट ने भी दो न्यूज़पेपर चलाया, कितने न्यूज़पेपर चलाया? दो न्यूज़पेपर। एक का नाम था कॉमनवेल्थ। क्या नाम था? कॉमनवेल्थ, याद रखना, कॉमनवेल्थ। और दूसरा का नाम था आपको क्या कहते हैं? दूसरा का नाम न्यू इंडिया। दूसरा क्या चलाया था? न्यू इंडिया। याद रखना है कि इस समय बता रहे हैं। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो एनी बेसेंट है वो 300 से ज़्यादा पुस्तक को लिख चुकी थी, तब तक 300 से ज़्यादा पुस्तक को लिख चुकी थी। और जब होम रूल का स्थापना हुआ उस समय में दो न्यूज़पेपर चलाई थी, एक कॉमनवेल्थ, एक न्यू इंडिया। तो जब पूछेगा कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर किसके द्वारा? एनी बेसेंट। और न्यू इंडिया किसके द्वारा? एनी बेसेंट। केसरी किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। मराठा किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। केसरी किस भाषा में? तो मराठी। मराठा किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और जब पूछेगा यंग इंडिया किसने लिखा? यंग इंडिया नामक पुस्तक, ये पुस्तक है, ये न्यूज़पेपर है, ये पुस्तक है, यंग इंडिया नामक पुस्तक। तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे गांधी जी। क्या बोलेंगे? गांधी। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं करना। तब क्या बोलेंगे? गांधी जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? मतलब गृह स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे, है ना, संगठित करने के लिए होम रूल लीग को बनाया गया। अब जैसे एनी बेसेंट है, ये तो अंग्रेज नाम है, ये आयरलैंड की महिला है जो ब्रिटेन के बगल में, अभी जो वर्तमान में ब्रिटेन के बगल में, पहले ब्रिटेन में ही था, है ना, ब्रिटेन के अंदर ही था। ऐसे आज़ाद भारत से पहले क्या था? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अखंड भारत ही था। उसी प्रकार पहले आयरलैंड जो है वो कहाँ था? इंग्लैंड में ही, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं। ये आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की। आयरलैंड की महिला थी। लेकिन वो भारत जब आई, इसको भारतीयों से इतना प्रेम हो गया, भारत देश से इतना प्रेम हो गया कि भारतीयों के लिए ही लड़ने लगी, मतलब भारत की आज़ादी के लिए लड़ने लगी। इसीलिए आज भी एनी बेसेंट को याद किया जाता है। आज भी एनी बेसेंट को याद किया जाता, हम लोग याद करते हैं। ठीक है, ये इसका है इस प्रकार से। और अभी जो हम लोग पढ़ते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, जो संविधान के भाग 4 में बताए ना, भाग 1 में संविधान में उसका राज्य, दूसरा में नागरिकता, तीसरा में मौलिक अधिकार, और चौथा में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भारत के राज्य के कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है, भारत के कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है। और वो संविधान के भाग 4 में है। और वो कंसेप्ट कहाँ से आया? आयरलैंड से। जैसे बोलते हैं ना संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, बोलते हैं ना मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। वहीं की महिला थी कौन? एनी बेसेंट। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। एक सेशन और चलेगा, है ना, एक लेक्चर और चलेगा तो आज़ाद भारत तक क्या करेंगे? 1947 तक ख़त्म कर देंगे। और आगे भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे वीडियो डालते रहेंगे। साथ ही हमारा जो इकोनॉमिक्स का एक है RBI एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, उसका एक पार्ट और बनाना है, वो समाप्त हो जाएगा। और इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को वॉच करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।